Hello guys, I am Pramod Sakya and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about thermodynamics question number 31 to 45. So start from question number 31. Question number 31 में क्या कह रहा है ये? Characteristics gas constant of a gas is equal to. तो characteristic gas constant हमारा क्या होता है गाइस? ये होता है R, जिसको अपन R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो R इक्वल टू हमारा क्या रहता है, Cp माइनस Cv, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कहलाता है R, और ये किसके बराबर होता है, Cp माइनस Cv के बराबर। ये किस तरीके से ड्राइव होता है ये अपन देखते हैं। तो रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स में रिलेशन देखेंगे सबसे पहले। तो कंसीडर ए गैस एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर एंड बीइंग हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम इनिशियल स्टेट 1 टू द फाइनल स्टेट 2, ठीक है। एक कंटेनर है हमारे पास, इस तरीके से ये कंटेनर हो गया। इसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है। इस गैस को अपन हीट दे रहे हैं। जब इस कंटेनर को अपन हीट दे रहे हैं, कहाँ पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट देंगे तो जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा, ठीक है। तो इसका जो मास है, गैस का मास कितना है, m है। T1 इनिशियल टेम्परेचर हो गया, T2 फाइनल टेम्परेचर हो गया, V1 इनिशियल वॉल्यूम हो गया, फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया। और जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वो कितनी है, Cp, एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv हो गई। और प्रेशर जो है इसका कांस्टेंट प्रेशर P है। तो कांस्टेंट प्रेशर P पर अपन हीट सप्लाई दे रहे हैं इसको। तो जो हीट सप्लाई देंगे वो कितनी होगी हमारी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर दे रहे हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, Q इक्वल टू हो जाएगा m Cp डेल्टा T। तो डेल्टा T पे क्या आ जाएगा हमारा, T2 माइनस T1, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर हमारा T2 है और इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T1। तो ये क्या हो गया, मास हो गया। Cp क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट हो गई, और ये चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हीट सप्लाइड आ गई हमारी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर अपन हीट दे रहे हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट हमारी ये आ गई। अब जो कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन होता है वो हमारा क्या होता है, PdV, ठीक है। तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन PV2 माइनस V1, ठीक है। ये हो जाएगा वर्क डन PV2 माइनस V1। यहाँ आगे देखते हैं। ए पार्ट ऑफ, जो अपन कंटेनर के अंदर गैस थी हमारी, इस गैस को अपन हीट दे रहे थे। कुछ हीट जो है हमारी एक्सटर्नल वर्क करने के लिए यूज हो जाएगी, ठीक है। एंड जो बची हुई हीट रहेगी, इसके अंदर कुछ हीट बच जाएगी, तो वो जो हीट है वो किसके लिए यूज होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ए पार्ट ऑफ दिस हीट इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क एंड द रेस्ट रिमेन्स विद इन द गैस एंड इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन अपन देख चुके हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर कितना होगा, PdV। तो ये हो जाएगा PV2 माइनस V1। और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए ये जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, mCv डेल्टा T, ठीक है। और फर्स्ट लॉ से अपन जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन प्लस में du। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे और वर्क डन की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू आ गई mCp डेल्टा T, और ये वर्क डन आ गया हमारा, और ये क्या आ गई, हीट आ गई, ठीक है। अब यूजिंग गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू MRT। चलिए स्टेट 1 के लिए अपन वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, P प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो इसलिए PV1 इक्वल टू MRT1। और R भी यहाँ पे गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। और सेकंड स्टेट में क्या होगा,
PV2 इक्वल टू MRT2। क्या करेंगे, ये सेकंड कंडीशन हो गई, तो 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, PV2 माइनस V1 इक्वल टू MRT2 माइनस T1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, यहाँ पे जो अपन ने PV2 माइनस V1 की वैल्यू निकाली थी, तो ये PV2 माइनस V1 की वैल्यू ये निकली है यहाँ पे, तो ये वैल्यू अपन कहाँ, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुट कर दिया अपन ने MCP डेल्टा T T2 माइनस T1, और ये MR T2 माइनस T1 प्लस में MCB T2 माइनस T1। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे, M सभी में कॉमन है, यहाँ से M कैंसिल हो गया, यहाँ से M कैंसिल हो गया, ये M कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये T2 माइनस T1 भी कैंसिल हो गया तीनों में। अब बचा क्या यहाँ पे CP बच गया, यहाँ पे क्या बचा R, और यहाँ पर क्या बचा CB। तो ये क्या आ गया, CP इक्वल टू आ गया R प्लस में CB, ठीक है। या फिर इसको अपन CB को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, CP माइनस CB इक्वल टू R, ठीक है। तो ये आ गया CP माइनस CB इक्वल टू R, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी, CP माइनस CB, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, द बिहेवियर ऑफ गैसेज कैन बी फुली डिटरमाइंड बाई। तो गैसेज का जो बिहेवियर है वो फुली डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है, कितने लॉज के द्वारा किया जाता है, ये पूछा गया है गाइज। इसमें लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेज कितने होते हैं, देखते हैं। तो लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेज ये अपन पहले भी देख चुके हैं गाइज। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गैस इज कंट्रोल्ड बाई फॉलोइंग 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी परफेक्ट गैस की। तो फर्स्ट कौन सा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। सेकंड है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, गैस के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जा रहा है। और तीसरा है टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। अब the behavior of a perfect gas undergoing any change in above mentioned variable is governed by the following laws which have been established from the experimental result। तो जो परफेक्ट गैसेज का बिहेवियर है वो अगर उसमें किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा है, ये जो वेरिएबल हैं इनमें किसी प्रकार का चेंज हो रहा है, वो इन 3 लॉज के द्वारा गवर्न किया जाता है, ठीक है। ये परफेक्ट गैस की बात हो रही है, ठीक है। अगर अपन किसी भी गैस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक लॉ और ऐड हो जाता है, वो है हमारा जूल्स लॉ, ठीक है। फोर्थ जो लॉ है वो है हमारा जूल लॉ, ठीक है, जूल्स लॉ। तो फर्स्ट क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और सेकंड जो चार्ल्स लॉ है वो क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम क्या हो रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और गे लुसाक लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये तीनों लॉ हो गए। फोर्थ लॉ है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी है डी यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो डी यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी, मतलब जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जूल्स लॉ, ठीक है। तो ये 4 लॉ होते हैं किसी भी गैस की कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बिहेवियर ऑफ ए गैस कैन बी फुली डिटरमाइंड बाई 4 लॉज, ठीक है। 4 लॉ अपन ने देख लिए कौन कौन से होते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछ रहा है, द इक्वेशन p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू में v माइनस बी इक्वल टू आर इज नॉन एज। तो इस इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं, ये जो इक्वेशन होती है वो हमारी कहलाती है वॉन डेर वाल इक्वेशन। ठीक है, तो वॉन डेर वाल इक्वेशन निकल के कैसे आती है वो अपन देखते हैं गाइज। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेज, जो रियल गैसेज होती हैं उसके लिए वॉन डेर वाल ने एक इक्वेशन दी थी। ठीक है, उसको वो क्या रहती है हमारी, p प्लस में a बाई वी स्क्वायर इंटू में v माइनस बी इंटू इक्वल टू आर। तो ये इक्वेशन रहती है। तो प्रैक्टिकली देयर इज नो रियल गैस विच ऑब्स द गैस लॉज परफेक्टली। कोई भी रियल गैस ऐसी नहीं है जो परफेक्टली गैस लॉज को फॉलो करे। ठीक है, तो इनमें जो डेविएशन होता है बहुत स्मॉल होता है। कब, जब प्रेशर और टेम्परेचर कैसे हो, ऑर्डिनरी हो। अगर प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर बहुत लो होता है, तब इसमें जो डेविएशन होगा गैस में वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इन डिराइविंग द परफेक्ट गैस लॉज ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द फॉलोइंग एजम्पशंस वर मेड विच डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर द रियल गैसेस। तो जब अपन ड्राइव करते हैं परफेक्ट लॉज को किसके द्वारा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के द्वारा, तो इसमें दो अजम्पशंस लिए जाते हैं। वो क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर मेड मास पॉइंट्स ऑक्युपाइंग नो स्पेस। तो फर्स्ट जो अजम्पशन है वो क्या लिया जाता है कि कोई भी गैस का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ भी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। ठीक है, मतलब मान लो ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस पार्टिकल्स हैं, तो इन गैस के पार्टिकल्स के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है वो जीरो होगा। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ मास रहेगा और उनके द्वारा कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा। ठीक है, और सेकंड जो है, सेकंड कंडीशन क्या है, देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ये कंटेनर लिया है अपन ने, इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में न तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना ही रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ये दोनों अजम्पशन लिए जाते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के द्वारा जब इन लॉ परफेक्ट लॉज को क्या किया जाता है, ड्राइव किया जाता है, तो ये दो अजम्पशंस हैं उनको लिया जाता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल एक्चुअल और रियल गैसेज डू ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड डू अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी भी एक्चुअल या रियल गैस के, वो उनके द्वारा कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है और जब स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो वो उनके द्वारा एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट भी होंगे और रिपल्सन भी होगा। ठीक है, हैंस नो रियल गैस कन्फर्म टू द परफेक्ट गैस इक्वेशन। इसलिए कोई भी जो गैस रियल गैस होती है वो इस परफेक्ट गैस इक्वेशन को कंफर्म नहीं करती है। इसलिए जो डच फिजिशियंस थे उनका नाम था जेडी वॉन्डरवॉल, उन्होंने सबसे पहले एक इक्वेशन दी कुछ करेक्शंस को अप्लाई करके। जो करेक्शन थे वो क्या थे, फर्स्ट है हमारा करेक्शन फॉर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साइज के लिए करेक्शन किया उन्होंने। तो कंसीडर सम क्वांटिटी ऑफ गैस, मान लो इस कंटेनर के अंदर अपन ने कुछ क्वांटिटी गैस की कंसीडर की, तो उसके अंदर गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उन मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है वो क्या है, हमारा बी है। ठीक है, और इस गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना है, भी है। ठीक है, तो कंसीडर सम क्वांटिटी ऑफ गैस कंटेंट इन वेसल, वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस हैज़ फाइनाइट साइज। क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कुछ फाइनाइट साइज होता है, therefore the space available for the molecules to move about is less than the volume of the gas। इसलिए जो स्पेस अवेलेबल होगा मॉलिक्यूल्स के मूव करने के लिए, यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए, वो स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के द्वारा भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है। इसलिए जो गैस का वॉल्यूम होगा वो कितना हो गया, भी हो गया। ठीक है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो कितना हो गया, भी हो गया। तो इसलिए जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगा गैस का
वो कितना हो जाएगा हमारा V माइनस बी, ठीक है। और जो सेकंड करेक्शन किया था, सेकंड करेक्शन क्या था, करेक्शन फॉर द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स में के बीच में कुछ म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, तो उसके लिए भी एक करेक्शन किया था उन्होंने, ठीक है। तो कंसीडर ए गैस मॉलिक्यूल्स ए, सपोज हमने इस कंटेनर के अंदर एक गैस का मॉलिक्यूल कंसीडर किया है ए, ठीक है, वेल विद इन द बॉडी ऑफ द गैस इनसाइड द बेजल। तो ये हमारा मॉलिक्यूल दूसरा है और ये हमारा ए मॉलिक्यूल है। तो ये जो ए मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल्स के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा सभी डायरेक्शन में। देखो अब जैसे ये हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक मॉलिक्यूल ये होगा, एक मॉलिक्यूल ये होगा, एक मॉलिक्यूल ये। तो इस तरीके से हर एक मॉलिक्यूल के द्वारा वो अट्रैक्ट किया जाता है, तो सभी डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें जो फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल के ऊपर जीरो हो जाएगा, क्योंकि सभी डायरेक्शन से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो वो जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो it is attracted by the other molecules in all direction with the same force and the net force on it is zero। तो net force हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। But when it strike the wall of the vessel it is pulled back by the other molecules। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल हमारा इसकी जो बेजल की वॉल है उसके साथ स्ट्राइक करता है, तो ये जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा ये उसको पुल बैक किया जाता है। और इस जिस वेलोसिटी और मोमेंटम के साथ ये जो मॉलिक्यूल है बॉल के ऊपर स्ट्राइक करता है वो क्या होगी, कम होगी, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जो जिस वेलोसिटी और मोमेंटम के साथ इस बॉल पर टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, वो वेलोसिटी और मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। किस कंडीशन में, जब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। So its velocity and hence the momentum with which it strike the wall would be less than the momentum with which it will strike the in the absence of the force of attraction। So then it is obvious that when the pressure of the gas drops the momentum of the molecules also decreases। इसलिए जो गैस है, गैस का जो प्रेशर है अगर ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो मोमेंटम है मॉलिक्यूल्स का वो भी ड्रॉप हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। इसलिए जो प्रेशर है, द डिक्रीज इन प्रेशर, जो प्रेशर में जो डिक्रीज हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, किसके प्रोपोर्शनल होता है, द नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। द नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग ए यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग बेजल पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं पर यूनिट एरिया में, ठीक है, किसकी, बॉल की पर यूनिट एरिया में स्ट्राइक कर रहे हैं कंटेनिंग बेजल पर यूनिट टाइम, किसमें, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितने मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इस पर डिपेंड करती है क्या, प्रेशर, कि कितना प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ईच ऑफ दीज फैक्टर्स आर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब और द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो ये दोनों जो फैक्टर हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब और द डेंसिटी ऑफ द गैस, गैस की डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस इसके स्क्वायर की, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम का स्क्वायर, ठीक है। अपन ने इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो पी डैश इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ए अपन में वी स्क्वायर, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और करेक्टेड प्रेशर क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल प्रेशर पी था, पी प्लस में पी डैश, ठीक है, इक्वल टू पी प्लस में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी पी डैश की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, पी प्लस में ए बाई वी स्क्वायर। नाउ विद दीज करेक्शन द परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर द रियल गैस और एक्चुअल गैस क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे पी की जगह रख देंगे अपन ये,
क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पी भी इक्वल टू आर टी। तो प्रेशर आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम कितना था बी माइनस बी, और प्रेशर कितना है हमारा, ये करेक्टेड प्रेशर। तो ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो इक्वेशन निकल के आएगी उसको अपन क्या कहेंगे, वॉन डेर वाल इक्वेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर इज इक्वल टू। पूछा गया है कि स्पेसिफिक हीट्स का जो रेशियो है वो एयर के लिए कितना होगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट हमारी क्या होती है, एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट Cp, और एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट Cv। ठीक है, तो Cp अपॉन में Cv पूछा गया है कि इन दोनों का रेशियो एयर के लिए कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं गाइज। तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट Cp अपॉन Cv ऑफ ए गैस इज अन इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट इन द फील्ड ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रीक लेटर गामा। तो Cp और Cv का जो रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थर्मोडाइनेमिक्स में। तो इसलिए जो Cp अपॉन Cv रहता है इसको किससे डिनोट किया जाता है, गामा से। ठीक है, Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा। इट इज ऑल्सो नॉन एज एडियाबैटिक इंडेक्स, इसको अपन एडियाबैटिक इंडेक्स भी बोलते हैं इस रेशियो को। ठीक है, सिंस Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv द वैल्यू ऑफ गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। Cp अपॉन Cv इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि Cp की वैल्यू क्या होती है, हमेशा एक से ज़्यादा होती है, तो इसलिए इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये अपन देख चुके हैं। Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, R के बराबर होता है। ठीक है, तो Cp यहाँ से निकल के आएगा कितना, Cp इक्वल टू Cv प्लस में R। ठीक है, ये जो है इसको अपन Cv से डिवाइड कर दें दोनों को, दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा, Cp अपॉन में Cv इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन Cv। तो गामा इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, गामा इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस में R अपॉन Cv। ठीक है, तो जो Cp और Cv की जो वैल्यू है अलग अलग गैसेस के लिए वो क्या होती है वो देखते हैं गाइज। ये यहाँ पे टेबल दी गई है। तो एयर के लिए Cp की वैल्यू कितनी दी है 1, और Cv की वैल्यू कितनी है इतनी 0.720। ठीक है, जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे Cp अपॉन Cv एयर के लिए इक्वल टू 1 अपॉन में 0.720, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.4। ठीक है, ऐसे CO2 के लिए कैलकुलेट करेंगे Cp अपॉन Cv तो ये कितना आ रहा है 1.29। ठीक है, इस तरीके सभी के लिए कैलकुलेट करते जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, सभी के लिए हमारी Cp अपॉन Cv की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिसको अपन गामा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एयर के बारे में पूछा गया है, एयर के लिए कितना होता है 1.4, या फिर इसको 1.41 भी लिखा जाता है कहीं 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 पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.41, ऑप्शन में 1.41 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है बॉयल्स लॉ PV इक्वल टू कांस्टेंट इज एप्लीकेबल टू गैसेज अंडर ऑल रेंजेज ऑफ प्रेशर, ओनली स्मॉल रेंजेज ऑफ प्रेशर, हाई रेंज ऑफ प्रेशर, स्टडी चेंज ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये देखते हैं गाइस। बॉयल्स लॉ परफेक्टली कब काम करेगा, अगर जब हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स कैसे हैं हमारे, पॉइंट पार्टिकल हैं, कैसे हैं पॉइंट पार्टिकल। ठीक है, जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, मतलब नो इंटरेक्शन। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, और जो पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं हमारे पॉइंट पार्टिकल है। ठीक है, तो ये जो लॉ है परफेक्टली वर्क करेगा, मतलब जो गैस है वो
बॉयल्स लॉ को परफेक्टली फॉलो करेगी। अगर अपन इन लॉज को क्या करें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के द्वारा अपन क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में दो अजम्पशंस लिए जाते हैं, ठीक है, ये अपन देख चुके हैं। फर्स्ट अजम्पशन जो होता है वो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, हमारे पॉइंट पार्टिकल है, ठीक है, पॉइंट पार्टिकल है। और दूसरा जो अजम्पशन होता है वो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन और रिपल्सन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तभी ये लॉ हमारे क्या होते हैं, डिराइव किए जाते हैं। अगर रियल गैसेज की कंडीशन में अपन देखें, रियल गैसेज की कंडीशन में देखें तो रियल गैसेज में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ डायमेंशन होती है, डायमेंशन होती है इनकी रियल गैसेज के पार्टिकल्स की। तो इसलिए अगर इन गैसेज के पार्टिकल की डायमेंशन है तो इसके द्वारा कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई किया जाएगा, मतलब वो पॉइंट पार्टिकल नहीं रह जाएंगे, ठीक है, और उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जब इंटरेक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा और पार्टिकल पॉइंट पार्टिकल नहीं रहेंगे, बॉयल्स लॉ है वो क्या होगा, परफेक्टली फॉलो नहीं होगा, ठीक है। गैस के जो सारे लॉ हैं, गैस लॉज जो होंगे इसके द्वारा ऑबी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हमारे डायमेंशनलेस है, मतलब उनके द्वारा कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है और उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए जो लॉ है वो परफेक्टली फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर टेम्परेचर की बात करें, गैस जो होती है अगर वेरी हाई टेम्परेचर पर देखें, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर देखें, गैस हमारी क्या बन जाएंगी, प्लाज्मा बन जाएगी, ठीक है। अगर लो टेम्परेचर पर देखते हैं, लो टेम्परेचर पर देखते हैं तो लो टेम्परेचर पर जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी लिक्विड में, ठीक है, जो गैस है वो हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए जो बॉयल्स लॉ है वो हमारा किसके लिए होता है, ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर्स के लिए, स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर के लिए ये परफेक्टली फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है ये, विच लॉ स्टेट्स दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, किस लॉ के अकॉर्डिंग जो इंटरनल एनर्जी है गैस की वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये अपन देख चुके हैं गाइस, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा टेम्परेचर के, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है। और जूल्स लॉ जो होता है वो क्या कहता है, इंटरनल एनर्जी है डी यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और जो रेगनॉल्ड्स लॉ है ये अपन आगे देखेंगे, रेगनॉल्ड्स लॉ क्या कहता है कि जो स्पेसिफिक हीट्स हैं Cp एंड Cv, ठीक है, दोनों टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज नहीं होती हैं, ये क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो ये रेगनॉल्ड लॉ कहता है। और बॉयल्स लॉ अपन देख चुके हैं, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ठीक है। यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब जूल्स लॉ, जूल्स लॉ क्या होता है, डी यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख सकते हैं लॉ, द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है, डी ई या डी यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी, ठीक है। तो यहाँ से डी ई इक्वल टू या डी यू इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एम सी डेल्टा टी, सी यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एम सी डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ द गैस है। तो an important consequence of this law is that if the temperature of a given mass m of a gas changes from T1 to T2 then the internal energy will change from E1 to E2।
तो इंटरनल एनर्जी भी हमारी चेंज हो जाएगी, एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी क्या होगा, E2 माइनस E1। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है द सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज वुड रिप्रेजेंट, तो जो सभी गैसेज का जो सेम वॉल्यूम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं गाइस, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, ए मोल ऑफ ए सब्सटेंस हैज अ मास न्यूमेरिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो मोल है उसका मास किसके बराबर होगा, इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। तो 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज़ ए मास ऑफ 32 ग्राम। अगर अपन 1 ग्राम मोल लेते हैं ऑक्सीजन का, तो उसका जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, 32 ग्राम के बराबर होगा। अगर 1 किलोग्राम मोल लेते हैं ऑक्सीजन के, तो उसका जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, 32 kg के बराबर। ठीक है, तो 1 किलोग्राम मोल ऑफ नाइट्रोजन हैज़ अ मास ऑफ 28 kg एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा मोल ले रहे हैं, अगर केजी में मोल ले रहे हैं तो उतने ही केजी उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर उसका मास हो जाएगा। ठीक है, तो एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवोगाड्रो लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ ए ग्राम मोल ऑफ ऑल गैसेज एट द प्रेशर ऑफ 760 mm of Hg एंड टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इज द सेम। मतलब एवोगाड्रो लॉ ये कहता है कि अगर 1 ग्राम मोल लेते हैं ऑल गैसेज, ठीक है, एट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर और प्रेशर पर, 760 mm ऑफ Hg प्रेशर पर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर। देयरफॉर 1 ग्राम मोल ऑफ ए गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए 1 ग्राम मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर 22.4 इंटू में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। एंड 1 किलोग्राम मोल ऑफ गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 मीटर क्यूब। ये अगर 1 किलोग्राम मोल ले रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितने में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा। कोई भी गैस ले रहे हैं, अगर उसका जो मास है किलोग्राम में दिया गया है और म्यू इसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, तो नंबर ऑफ किलोग्राम मोल्स ऑफ द गैस, गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कैसे निकालेंगे अपन, जिसको एन से डिनोट करते हैं, एन इक्वल टू हो जाएगा एम kg अपॉन में म्यू kg अपॉन में किलोग्राम मोल। तो एम अपॉन म्यू, ठीक है, एम क्या है यहाँ पे, मास हो गया, और म्यू क्या हो गया, उसका मोल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एन। ठीक है, तो द मोलर वॉल्यूम, इसको मोलर वॉल्यूम जो होता है उसको वी बार से डिनोट करते हैं, वो कितना हो जाएगा, वी बार इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल वी वॉल्यूम, वी क्या है, कैपिटल वी है वॉल्यूम ऑफ द गैस, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। तो इसको डिवाइड करेंगे तो अपन क्या निकाल सकते हैं, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का, इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। इसमें पूछा गया है विच लॉ स्टेट्स दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये अपन देख चुके हैं, चार्ल्स लॉ देख चुके हैं, जूल्स लॉ देख चुके हैं, बॉयल्स लॉ देख चुके हैं। रेगनॉल्ड्स लॉ मैंने बताया था, रेगनॉल्ड्स लॉ क्या होता है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है हमारी Cp एंड Cv, ठीक है, ये दोनों जो स्पेसिफिक हीट होती हैं वो क्या होती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज नहीं होती हैं, ये क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, कांस्टेंट होती हैं। तो ये देख सकते हैं अपन यहाँ पे, रेगनॉल्ड लॉ, दिस स्टेट्स दैट द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cv एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cb डू नॉट चेंज विद द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैस के टेम्परेचर और प्रेशर के साथ ये चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे अपन ने अभी वो देखी थी
टेबल एयर के लिए जो स्पेसिफिक हीट थी कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी थी 1 और कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी थी 0.720। ठीक है, तो ये क्या होती हैं कांस्टेंट होती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होती है रेगनॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है, अन ओपन सिस्टम इज वन इन विच, ओपन सिस्टम के बारे में अपन देख चुके हैं गाइस। तो इसके अंदर क्या होता है मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है ओपन सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, ये गलत हो जाएगा। नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉसेज द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो मास और एनर्जी दोनों क्रॉस करती हैं बाउंड्रीज को, ठीक है, सिस्टम की बाउंड्री को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है ऑल परफेक्ट गैसेज चेंज इन वॉल्यूम बाई 1/273 of their original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius change in temperature when pressure remains constant। तो ऐसा कौन सा लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग अगर अपन प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, प्रेशर हमारा क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, और टेम्परेचर को अपन क्या कर रहे हैं एक एक डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से एक एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है 1/273 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है ये पूछा गया है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं, ये चार्ल्स लॉ अपन देख चुके हैं कि चार्ल्स लॉ में जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन देख चुके हैं। अब दूसरा लॉ चार्ल्स लॉ का क्या कहता है ऑल परफेक्ट गैसेज चेंजेस इन वॉल्यूम बाई 273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius change in temperature when the pressure remains constant। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे देखिए V नॉट वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और Vt क्या है वॉल्यूम ऑफ द सेम मास ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस। तो इसको अपन देखते हैं Vt क्या हो जाएगा V0 प्लस में 1/273 V नॉट इंटू में T। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा V नॉट इंटू में 273 प्लस में T अपॉन 273। तो ये हमारा किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा गया है गैसेज हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, टू वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट, थ्री वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट, नो वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट, अंडर सम कंडीशन वन वैल्यू एंड समटाइम्स टू वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है पहले वो देखते हैं गाइज। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, the specific heat of a substance may be broadly defined as the amount of heat required to raise the temperature of its unit mass through 1 degree। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की, उसको अपन डिफाइन करते हैं कैसे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। अगर किसी यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है उसी को अपन क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है,
तो ऑल द लिक्विड्स एंड सॉलिड हैव वन स्पेसिफिक हीट, सभी जो लिक्विड और सॉलिड होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 1 होती है। बट ए गैस हैव एनी नंबर ऑफ स्पेसिफिक हीट, लेकिन जो गैस होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी भी हो सकती हैं, लाइंग बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कंडीशन पर डिपेंड करती है, अंडर विच इट इज हीटेड, ठीक है, जिस कंडीशन में उसको हीट किया जा रहा है उस पर डिपेंड करती है। द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे 2 स्पेसिफिक हीट अपन पढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्या आती हैं, 2 हैं, Cp एंड Cv, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवोगैड्रो लॉ अपन पढ़ चुके हैं अभी। तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑल द परफेक्ट गैसेज ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम अंडर सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग यही होता है कि जो मॉलिकुलर वेट है किसी परफेक्ट गैस का, ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। सभी गैसेज का जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज वन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी अपन पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज आर बल्क प्रॉपर्टीज विच मीन्स दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर मतलब मास पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है, विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर या मास, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, ये क्या है, मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाती हैं, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं, जो डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, मतलब मास पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जैसे वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, लेंथ, ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, मास पर डिपेंड करती हैं। तो ये क्या लाती हैं, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो ये डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले फ्री एक्सपेंशन देखते हैं गाइस, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज अन इरिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। तो ये फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कैसी है, हमारी इरिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। ए फ्री एक्सपेंशन अकर्स व्हेन ए फ्लूइड इज अलाउड टू एक्सपेंड सडनली इनटू ए वैक्यूम चैम्बर थ्रू एन ऑरिफिस और लार्ज डायमेंशन। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, जो फ्लूइड है, फ्लूइड को अपन क्या करते हैं, अलाउ करते हैं एक्सपेंड करने के लिए इनटू ए वैक्यूम चैम्बर थ्रू एन ऑरिफिस ऑफ लार्ज डायमेंशन। तो जैसे अपन देखते हैं ये हमारा चैम्बर है, ठीक है, इसके अंदर 2 पार्टीशन कर दिए, ये हमारा वैक्यूम हो गया, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, हमारी गैस भरी हुई है, ठीक है, इधर। तो यहाँ एक ऑरिफिस के थ्रू अपन इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, जो वैक्यूम की ओर एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, कंसीडर 2 चैम्बर ए एंड बी सेपरेटेड बाय ए पोर्शन, ठीक है, एक पोर्शन के द्वारा सेपरेट है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से जो अपन ने बनाया था, ये 2 पोर्शन हो गए। ये 2 पोर्शन हो गए ए और बी, ठीक है। तो कंसीडर 2 चैम्बर ए एंड बी सेपरेटेड बाय ए पोर्शन,
ठीक है। लेट द चैम्बर ए कंटेन्स अ परफेक्ट गैस हैविंग वॉल्यूम V1, प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1, ठीक है। एंड द चैम्बर बी इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, और ये जो बी चैम्बर है वो हमारा क्या है, कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड है, वैक्यूम है इसके अंदर। दीज चैम्बर आर परफेक्टली इंसुलेटेड, ये दोनों चैम्बर क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड है, सो दैट नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम और टू इट्स सराउंडिंग। तो इसलिए जो हीट ट्रांसफर है इसकी सराउंडिंग में बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया है, परफेक्टली इंसुलेट किया गया है। नाउ इफ द पार्टीशन इज रिमूव, अगर इस पार्टीशन को अपन रिमूव कर देते हैं तो गैस विल एक्सपेंड फ्रीली, ठीक है। अभी तक तो क्या था, यहाँ पे ये पार्टीशन है, यहाँ पे ये पार्टीशन दिया गया है। अगर इस पार्टीशन को अपन रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये पार्टीशन हटा दिया, तो गैस हमारी क्या करेगी, फ्रीली एक्सपेंड करेगी इस वैक्यूम की ओर, ठीक है। तो फ्रीली एक्सपेंड करेगी एंड ऑक्यूपाई द होल स्पेस, और इसके अंदर जो वैक्यूम भरा हुआ था उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। बाय दिस द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज टू V2, तो इसके कारण जो वॉल्यूम ऑफ गैस था, गैस का जो वॉल्यूम था वो अभी तक यहाँ तक था, ये V1 था यहाँ पे, फिर बढ़ के क्या हो जाएगा, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा V2 हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा था और प्रेशर क्या हो गया, गैस हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया, और जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड द टेम्परेचर में ऑल्सो डिक्रीज टू T2, और टेम्परेचर जो है वो भी हमारा डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सिंस देयर इज नो एक्सपेंशन ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्रीज का कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, ये हमारा इस तरीके से चैम्बर थे, ये हमारी बाउंड्रीज है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है, तो बाउंड्रीज का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, सिस्टम की बाउंड्री एक्सपेंड नहीं कर रही है, तो बिकॉज इट इज रिजिड, क्योंकि ये कैसी है, रिजिड है, देयरफॉर नो वर्क इज डन, दस फॉर फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, इसलिए जो बाउंड्रीज का एक्सपेंशन है वो नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या है, इसके अंदर जो वर्क डन है वो क्या होगा, हमारा जीरो होगा, ठीक है। हीट ट्रांसफर भी जीरो होगा क्योंकि इंसुलेशन किया गया है, तो हीट ट्रांसफर भी जीरो है, वर्क डन भी जीरो है, तो इंटरनल एनर्जी भी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर फ्री एक्सपेंशन कराना है तो इसके लिए हमें फॉलोइंग पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। सिंस द सिस्टम इज परफेक्टली इंसुलेटेड सो दैट नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इसलिए कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है। देयरफॉर द एक्सपेंशन ऑफ द गैस में बी कॉल्ड एज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इस एक्सपेंशन को अपन क्या बोल सकते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सिंस द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम स्टेट 1 टू इक्विलिब्रियम स्टेट 2 टेक्स प्लेस सडनली, ये क्या है, जैसे ही अपन इसको हटाते हैं जो पार्टीशन है, तो ये जो गैस है सडनली एक्सपेंड करने लगती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, जो इंटरमीडिएट स्टेट्स विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो जो इसके अंदर जो इंटरमीडिएट स्टेट्स रहेंगी, तो इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या रहेंगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रह पाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया पीवी डायग्राम में, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट्स कैसी हैं, इंटरमीडिएट स्टेट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, दस द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, तो जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, इरिवर्सिबल होगी, एंड द एक्सपेंशन इज देयरफॉर नॉन एज इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है गाइज। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फ्री एक्सपेंशन में जो वर्क डन है वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। 45 में पूछा गया, द स्टेटमेंट दैट मॉलिकुलर वेट्स ऑफ ऑल गैसेज ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम इज नॉन एज, तो ये कुछ अपन देख चुके हैं, सेम वॉल्यूम किसके अकॉर्डिंग ऑक्यूपाई करता है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।